हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स की कि जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उनका क्या रोल होता है जावास्क्रिप्ट में। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली उसी तरह ही होती हैं, सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें और इफ एल्स के अंदर। ये भी कंडीशंस वगैरह पे बेस कर रही होती हैं, इफ एल्स भी कंडीशंस पे बेस कर रही होती थी। ये भी कंडीशंस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग में और एक्शंस परफॉर्म करती हैं उन कंडीशंस पे बेस करके। और इफ एल्स में भी यही हमने देखा था कि यही हो रहा होता था। लेकिन जो डिफरेंस इसमें और इफ एल्स में आता है वो कुछ यूं है कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो आपकी इक्वालिटी चेक्स परफॉर्म करती है। यानी कि अगर इसमें कोई कंपैरिजन करना है, कोई ड्रॉ करना है कंपैरिजन, तो उसमें इफ एल्स में क्या होता था, आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते थे, मुख्तलिफ, आप ग्रेटर लेस देन के साइंस वगैरह यूज करते थे। लेकिन इफ स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी चेक्स ही परफॉर्म करने की फंक्शनैलिटी आपको दी जाती है। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि कोई चीज़ आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये इक्वल है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी है या नहीं, या ए इज इक्वल टू 12 13 14 एनी नंबर है या नहीं, तो उसके ऊपर आप जो है स्विच स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ना कि आप ग्रेटर और लेस देन के साइंस के ऊपर। अब इसको ये इसकी वर्किंग कैसे होती है उसको समझने के लिए हम इस स्लाइड पे अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे परफॉर्म हो रही है। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो पहले पहले हम एक एक्सप्रेशन हम देते हैं स्विच स्टेटमेंट को, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम ना अपने इफ एल्स में दे देते थे कि कोई एक्सप्रेशन दे देते थे, उसकी हम देखते थे इवैल्यूएशन कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन हम पास करते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल एक लेट्स से हम एक एक्सप्रेशन माइंड में रख लेते हैं कि वॉर सम इज इक्वल टू 10 + 20, और हमने ये जो सम है, ये जो इसकी वैल्यू है, इसको हमने एज एन एक्सप्रेशन हमने स्विच स्टेटमेंट में दे दिया। अब उसके बाद स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, वो हर उसके नाम केसेस डिफाइन करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, और हम हर केस में बताते हैं कि क्या ये जो केस है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर केस सेटिस्फाई कर रहा है तो जिस तरह हमने इफ एल्स में देखा था वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर केस सेटिस्फाई नहीं करा तो वो नेक्स्ट केस में जाकर चेक करे कि वो क्या नेक्स्ट केस सेटिस्फाई करे। और अगर कोई भी नहीं करा तो जिस तरह इफ एल्स में एल्स की स्टेटमेंट हम रन करवाते थे, वैसे ही स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग डिफॉल्ट की जो हमारे पास कंडीशन आती है हम वो रन करवाते हैं। अब इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई मैच मिल जाता है तो हम जो है उसी तरह जिस तरह इफ एल्स में हमारे पास था कि ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए हमारे पास, तो हम वो एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। लेकिन इफ एल्स में क्या था, हम लोग एट अ टाइम एक ही कंडीशन को रन करवा सकते थे। यानी कि इफ है, या तो फिर अगर इफ सेटिस्फाई नहीं होता तो एल्स इफ पे जाकर देखिए, एल्स इफ सेटिस्फाई नहीं होता तो एल्स पर जाए। इस तरह से हम वर्किंग करते थे, यानी एट अ टाइम हमारे पास एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होती थी उस पूरे। अगर फॉर एग्जाम्पल 8 10 का हमारे कंडीशन दी हैं तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही एट अ टाइम सेटिस्फाई होगी और बाकी सब फॉल्स होंगे। स्विच स्टेटमेंट में इस तरह नहीं है। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल कंडीशंस भी रन करवा सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड भी रन करवा सकते हैं एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होने के ऊपर। तो ये है हमारे पास कुछ स्विच स्टेटमेंट्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। जो सिंटेक्स है स्विच स्टेटमेंट का वो कुछ इस तरह से कि हम स्विच का कीवर्ड सबसे पहले पहले हम मेंशन करते हैं, और स्विच का जो कीवर्ड होता है उसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट्स देते हैं, और उसके अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन पास करते हैं। वो एक्सप्रेशन क्या करती है, वो एक वैल्यू होल्ड कर रही होती है, और वो जो वैल्यू होती है वो हम जब यहाँ पर पास करते हैं तो हम बता रहे होते हैं स्विच स्टेटमेंट को, जावास्क्रिप्ट को, कि आपने इस वैल्यू के अगेंस्ट आपने केसेस को वैलिडेट करना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। और करली ब्रेसिस में हम लोग जो है वो अपने सबसे पहले पहले इफ एल्स में क्या होता है, करली ब्रेसिस के अंदर हम लोग वो कोड बताते थे जो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर रन होगा। लेकिन यहाँ पर करली ब्रेसिस में क्या हो रहा है, हम केसेस डिफाइन करते हैं। यानी कि केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से हम केसेस डिफाइन कर रहे होते हैं, और केस का कीवर्ड हम यूज करेंगे। अब ये केस का कीवर्ड क्या है, ये ऐसा समझे कि ये एज एन इफ काम कर रहा है कि क्या ये इफ अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाए। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि ब्रेक का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और हर केस में हम ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हैं। अब ब्रेक का कीवर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम बताएं कि हमारा जो भी, जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारा जस्ट इसके अंदर जो है ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, इस केस में जो ब्लॉक ऑफ कोड है वही रन हो, ना कि सेकंड केस वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। तो अगर आप ब्रेक का कीवर्ड हटा देंगे तो वो सेकंड केस के ब्लॉक ऑफ कोड को भी रन कर देगा, और उसको जहां पर ब्रेक का कीवर्ड मिलेगा वो वहां पर जाकर स्टॉप होगा। तो ब्रेक का कीवर्ड अगर आप चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो, तो आपने ब्रेक का कीवर्ड हर केस के बाद देना है। अब केस में क्या हो रहा है, आपने केस का कीवर्ड यूज किया, और उसके बाद आपने यहाँ पर वो वैल्यू बतानी है जिसके अगेंस्ट आप ये एक्सप्रेशन में जो आपने आपका जो आउटपुट आप जिसको कंपेयर करना चाह रहे हैं वो आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वॉर सम इज इक्वल टू 10 + 20। अब जो 30 हमारे पास वैल्यू आ रही है,
आप यहाँ पर लिख सकते हैं केस 40 अगर ट्रू होता है तो हमारे पास ये रन हो जाए, केस 20 ट्रू होता है तो ये हो जाए। इसके बाद अगर एक और केस डिफाइन करते हैं उसमें आप लिख दें केस 30 अगर हमारे पास ट्रू होता है तो हमारे पास वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास जो है बेसिक सिंटेक्स कवर करता है। इसके बाद अब हम एग्जाम्पल में अपने एडिटर में जाएंगे और वहाँ पर जाके हम देखेंगे किस तरह से ये परफॉर्म हो रही है। इस वक्त फ्रेंड हम अपने एडिटर में मौजूद हूँ और अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उनका सिंटेक्स वर्क करता है। हमारे पास है वेरिएबल var डे इज इक्वल टू 3। लेट्स से हम यहाँ पर कहते हैं var डे इज इक्वल टू 3 और उसके बाद हम यहाँ पर इसका स्विच स्टेटमेंट बनाते हैं और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि डे की वैल्यू क्या है बेसिकली, और डे के अंदर यहाँ पर वैल्यू आएगी और वो वैल्यू जो है हमारे पास उसकी बेसिस पे हमें कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे केसेस का मुख्तलिफ। लेट्स से हम कहते हैं पहला केस हमारे पास है कि जो डे की वैल्यू है वो बेसिकली 0 है, और जब 0 अगर वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होता है तो हम कहते हैं कंसोल लॉग करो हमें क्या डे इज 0। और यहाँ पर उसके बाद हमें कीवर्ड लगाएंगे जो कि होगा डिफॉल्ट ब्रेक का कीवर्ड, यानी कि अगर ये केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहीं पर ही स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, मजीद फर्दर वो उसकी ना चेक करे। हम देखेंगे कि इसको ना लगाने का नुकसान भी क्या होता है। यहाँ पर ब्रेक हमने लगा दिया कीवर्ड, हमने यहाँ पर लगाना, और उसके बाद हम केस अगला केस बताएंगे कि अगर स्विच स्टेटमेंट की वैल्यू 1 है यहाँ पर वो लगा दे कंसोलर लॉग स्विच स्टेटमेंट इज कंसोलर लॉग, और उसके बाद हम लिखते हैं डे इज 1। और अगर हम यहाँ पर कहते हैं फिर हम यहाँ पर एक और ब्रेक लगाएंगे, और ब्रेक लगाने के बाद हम यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर भी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये ब्लॉक यहाँ पर ब्रेक कर देगा कोड को। और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये अगर 3 है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कंसोल लॉग, और यहाँ पर हम कहते हैं कि डे मैच्ड। हमने यहाँ पर 3 एग्जीक्यूट केसेस लगाए और यहाँ पर हम यहाँ पर ये बता देते हैं। और एक बात याद याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट लगाना लाजमी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। डिफ़ॉल्ट के बगैर जो है ये स्टेटमेंट बहुत वर्क बिल्कुल नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि और यहाँ पर हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम कहते हैं कि नॉट फाउंड। यहाँ पर सिंपली हमने नॉट फाउंड कह दिया। यहाँ पर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी, उससे यहाँ पर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो केसेस होंगे उनमें आप ब्रेक लगाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ नहीं करते, और वो क्या है वो भी हम देखेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स सी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव कर, और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या रही डे मैच आ रहा है, यानी कि हमारी जो ये जो केसिंग थी हमारी ये हमारे पास ट्रू साबित हुई। हमारे पास यहाँ पे जैसे ये ट्रू मिला हमें ब्रेक हो गया हमारा कोड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 0 अगर मैं करता हूँ और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आ रहा है डे 0, यानी कि ये केस मैच हो गया और स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक हो गई, बाकी कोई भी चीज़ रन नहीं हुई। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 5 लेट्स से और क्या होगा, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो नॉट फाउंड आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वाला था वो रन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का केस को हटा देता हूँ और अगर मैं अभी इसको सेव करता हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। तो जैसे ही हमने इसको सेव किया देखिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि हमें ये एरर एक देगा, नॉट फाउंड वगैरह का एरर देगा, और हमें वो एवेल्युएट नहीं कर पा रहा होगा। तो ये चीज़ आपके जो अभी आपको यहाँ पर इसको क्लियर क्लियर नहीं हो रहा कि क्या, हमें तो यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, एरर भी नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप प्रोग्राम में इसको रन करेंगे तब आपको यहाँ पर इसका एरर मिलेगा, क्योंकि आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो नहीं मिल रही होगी जब कोई मैचिंग ही नहीं हो रही। दैट्स वाई डिफ़ॉल्ट का यहाँ पर रखना बहुत लाजमी है। अब चलते हैं हम एक और चीज़ की तरफ, और वो है देखने वाले हैं कि बेसिकली कैसे हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं केसेस की। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम चाहते हैं कि वो इसको और इन 2 केसेस को एक साथ ही मैच करे, यानी कि देखिए पहले कि ये भी ठीक है या ये नहीं है, ये भी ठीक है या नहीं, और दोनों में जो भी ठीक हो तो वो दोनों का कोड रन कर दे। दिस इज़ ऑल्सो, इसको हम किस तरह से चेक करेंगे वो हम देखने वाले हैं। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेक है हम इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है इसकी अगर हम इसको हटा दें। हमने सिर्फ ऊपर वाले से ब्रेक हटा दिया और हम डे की वैल्यू जो है वो 0 कर देते हैं, और लेट्स सी कि क्या होता है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास दोनों चीज़ें रन हो गई, डे 0 डे 1 दोनों चीज़ें रन हो गई। क्यों? क्योंकि हमने जब उसको ब्रेक का नहीं बताया तो वो जब उसने ये वैल्यूएट किया तो उसको उसने साथ में इसको भी वैल्यूएट कर लिया, क्योंकि वो उसको भी कंसीडर कर रहा था इसी के ही अंदर, और उसने फिर इसका भी कंसोल लॉग रन किया। जहाँ तक ब्रेक हम नहीं लगाएंगे तहाँ वहाँ तक वो स्टेटमेंट चलती जाएगी, और जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। जहाँ से उसकी मैच हुई वहाँ से लेकर जहाँ तक ब्रेक उसको नहीं मिलता वहाँ तक वो जितने भी केसेस होंगे उन सबको वो सिमिलर काउंट करेगी और वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर दोबारा ब्रेक लगाऊँ यहाँ पर
और एक काम करता हूँ मैं, इसमें ब्रेक हटा देता हूँ, तो देखिएगा कि हमारे पास जो केस 0 होगा वो तो रन नहीं होगा, बट जो हमारे पास केस 3 है वो बेसिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर केस 1 कर देता हूँ और मैं इसको सेव करूँ, और अब अगर मैं जाकर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखें डेज 1 और डे मैच, यानी कि ये 2 केसेस जो थे ये रन हो गए, और जैसे इसको यहाँ पर ब्रेक मिला तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ से भी ब्रेक हटा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास नॉट फाउंड भी चल गया। सो यहाँ पर ब्रेक का लगाना लाज़मी है, ताकि हम अपने बताएं स्विच स्टेटमेंट को अपने जावास्क्रिप्ट को कि यहाँ तक आपने कोड ऑफ ब्लॉक रन करना है, जहाँ से मैच हुआ वहाँ से लेके यहाँ तक रन करना है, और उसके बाद आपने स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर हमने ब्रेक लगाया। अब इसका एक और तरीका भी है, एक और बेस्ट वे भी है, और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि अगर ये केस मैच होता है तो उसके बाद इस केस के अंदर जो वैल्यू है वो रन हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे आप जस्ट सिंपल इसको आप कॉमेंट आउट हम कर देते हैं और हम यहाँ पर सेव करते हैं, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ डे मैच की वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि जब ये केस मैच हुआ तो हमने उसको बताया कि आपने इस केस के अंदर जो कोड होगा वो भी रन कर देना, और जो ब्रेक है वो यहाँ पर हमने लगाया। तो ये है हमारे पास बेसिकली ब्रेक का मेन पर्पस, यहाँ पर क्यों हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फर्दर, इसके अंदर हम बात करें, और वो हम ये कहते हैं लेट्स से हम चाहते हैं कि अब अगर मैं इसको डे 1 किया और अगर इसको मैं डे 3 कर दूँ, तब क्या होगा? तब भी डे मैच आ रहा है, लेकिन अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें, यहाँ पर अगर मैं ये लगा देता हूँ और अगर अब मैं इसको सेव करूँ और अगर मैं रन करूँ, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ डे मैच ही रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका केस ही यहाँ से उसको मिला है, और यहाँ पर उसकी एक ही स्टेटमेंट, उसके बाद ब्रेक का यहाँ पर कीवर्ड लगा हुआ है। सो वो उसने एक ही स्टेटमेंट पिक की और उसने ऊपर वाली स्टेटमेंट पिक नहीं की। तो हम इसको बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम कहीं पे बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर ये केस है और यहाँ पर अगर ये केस ट्रू होता है, तो उसके बाद जो उसके नीचे वाला केस है वो भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो भी रन कर दो। जहाँ तक हमें ब्रेक नहीं मिलता वहाँ तक सारा कोड एग्जीक्यूट कर दो उस केस के मैच होने के बाद। उसके लिए हम फिर ब्रेक का कीवर्ड हटा देते हैं उन स्टेटमेंट्स के अंदर। बट ब्रेक का कीवर्ड हम लाजमी लगाना है अगर हम लोग एक सिंगल केस में एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। और इसके अंदर एक और कंपैरिजन भी, और वो है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के स्ट्रिक्ट बेसिकली इसके अंदर क्या है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। सो वो बेसिकली यहाँ पर हमें ये बताता है कि यहाँ पर जस्ट वैल्यू मैच नहीं हो रही, यहाँ पर डेटा टाइप भी आपकी मैच होती है। सो अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि केस मेरे मुताबिक अगर मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको 3 कर देता हूँ, और सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने स्ट्रिंग 3 यहाँ पर बना दिया है, और वहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है वो है एक इंटीजर। और मैं अगर अब इसको सेव करूँ तो हमारे पास जो केसिंग हुई है वो मैच नहीं करेगी, और यहाँ पर मेरे पास नॉट फाउंड आना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही केस सेंसिटिव है स्विच स्टेटमेंट। और यहाँ पर हमारे पास कोई वो साइन हमने जो इफ एल्स में देखे थे कि डबल इक्वल और इक्वल टू डेटा टाइप एंड इक्वल टू वैल्यू वगैरह जो भी कंडीशंस पड़ी थी, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्टली बस आपके पास दो चीज़ों का कंपैरिजन है, एक इक्वालिटी का कंपैरिजन है और उसके साथ ही आपका डेटा टाइप का भी, यानी कि ट्रिपल इक्वल टू की स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, और इसके अंदर कोई ग्रेटर वगैरह का हम जो हमारा यूजेज है वो हम उस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में बताएं कि ये क्या है इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डेज इक्वल टू 3 और मैं 3 इज़ ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट आएगी वो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आएगी, और अगर जैसे ही यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आती है तो मैं यहाँ पर एक केस बना देता हूँ। लेट्स से अगर केस है ट्रू तो यहाँ पर ये रन कर दो, अगर केस है फॉल्स तो यहाँ पर ये रन कर दो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, और तो हमने डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर अब हमने 3 इज़ ग्रेटर देन 5 किया हुआ, तो लेट्स सी क्या रन होता है अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूँ, और अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर मेरे पास डेज़ 1 और डे मैच डाला। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली इसको फॉल्स के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है, और जब फॉल्स का कंपैरिजन वो कर रहा है तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें रन हो रही हैं, ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली एसो स्टेटमेंट। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, किस तरह से ट्रू करता हूँ कि मैं यहाँ पर 3 इज़ लेस देन 5 करता हूँ, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ। सो अब यहाँ पर क्या होगा, डे 0 आना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि उसको ये वाला केस जो है वो ट्रू लग रहा है और ये रन हो रहा है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट का केस होगा क्या होगा, जब हमारे पास कोई भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा, तो वो डिफ़ॉल्ट को रन कर देगा। तो ये आपने लाज़मी देना है, बिल्कुल इफ एल्स की स्टेटमेंट्स की तरह। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसके अंदर की जो कंडीशंस हैं जो हमने इसके अंदर देखा है, इसके अंदर कोई हमारे पास ऑपरेटर्स वगैरह का भी कोई वो नहीं होता कि हम बोलें कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं या इस तरह कुछ होता है। तो आई थिंक यहाँ पर ग्रेटर देन वगैरह के भी कोई चेक्स नहीं है।
जस्ट हमारे पास यहाँ पर इक्वालिटी के चेक्स करने के लिए और स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। तो चलते हैं हमें नेक्स्ट रूल की तरफ